बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कितनी अक्लमंद है इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि उन्होंने मिशन नूर को मुतनाज़ बनाने के चक्कर में मज़ीद उसे मकबूल बना दिया। यानी वो लोग जो मिशन नूर के बारे में जानते नहीं थे या उस पर बात नहीं कर रहे थे, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने उसे मज़ीद मकबूल बना दिया और इस मरतबा फिर उन्होंने मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया। मुझे एक वाक़या याद आ गया। एक DIG साहब थे, वो मुझे मिले। उन्होंने कहा जी एजेंसियाँ मेरे से कोई काम करवाना चाह रही थी, पुराना वाक़या, लेकिन मैंने वो इनकार कर दिया। मुझे उन्होंने जनाब मेरे कभी घर के चक्कर, कभी मुझे बुलाना शुरू कर दिया कि जी ये काम तो आपने करना ही करना है। तो मैंने उन्हें इनकार कर दिया, जी गलत काम है, कानून मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता तो मैं नहीं करता। तो मुझे उन्होंने धमकाया कि हम आपके ऊपर को केस बना देंगे। तो मैंने कहा जी बना दें आप केस, मेरे ऊपर तो कोई, मैंने ज़िंदगी में कभी करप्शन नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, बनाएं आप, चलेगा ही नहीं। कहता फिर उन्होंने मुझे धमकाया कि वो मेरी ट्रांसफ़र करवा देंगे। वो करवा दें आप। कहता फिर मुझे डराया कि आपकी नौकरी ख़राब कर देंगे, वो भी कर दें आप। लेकिन वो DIG साहब ने कहा कि पहली मरतबा जब मैं हिल गया और थोड़ा सा परेशान हो गया, जब उन्होंने मुझे ये धमकी लगाई कि हम आपके ऊपर तौहीन मज़हब का केस कर देंगे, तो कहते मैं पहली दफ़ा डर गया। मैंने कहा यार ये ख़तरनाक हथियार है। तो ये यहाँ तक एजेंसियाँ चली जाती हैं। बहरहाल मिशन नूर को मुतनाज़ करने के लिए भी मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया गया और इसको एक और शख्सियत के नाम के साथ जोड़ दिया गया। कादियानियत के हवाले से इसको जोड़ा गया और ये कहा गया जी वो तो बंदे का नाम था और उसका जो नाम था मौलवी हकीम नूरुद्दीन, तो ये उसके नाम, वो भाई कुरान पाक में सूरह नूर है और अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़। तो ये आप नूर के लफ्ज़ को या नूर को आप 1415 साल हो गए हैं कुरान पाक को उतरे हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके तवस्सुत से अल्लाह ताला ने आप पे कुरान पाक नाज़िल फरमाया और वो आपके तवस्सुत से पूरी दुनिया में आज भी कुरान पाक मौजूद है और अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी ले रखी है। तो सूरह नूर तो कुरान पाक में है। अब 1400 साल पुरानी एक मुसलमानों की एक किताब है और उसके अंदर एक लफ्ज़ है, उसको उठा के आप 100 साल पुरानी किसी चीज़ के साथ जोड़ दें और वो कॉपीराइट आप वहाँ पे दे दें, तो ये तो मुनासिब नहीं है, तो गैर मुनासिब है। मैंने इन लोगों से बात की, जो लोग मिशन नूर जिन्होंने आगाज़ किया था अहमद खान वगैरह से, तो इन्होंने कहा जी हम तो खड़े हैं अपनी जगह पे, हम तो एक कदम पीछे नहीं हटते। मैंने कहा जी आप क्यों एक कदम पीछे नहीं हटते? तो उसका उन्होंने रीज़न ये बताया। एक तो पहले उन्होंने मुझे कहा जी कि हम मुसलमान हैं और हमारा ये पूरा बिलीफ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, रसूल हैं, पैगंबर हैं, उनके बाद कोई भी नहीं आएगा। जो नबूवत का दावा करेगा वो झूठ बोलेगा, वो झूठा होगा। और उन्होंने बल्कि मुझे ये भी कहा कि हम लानत करते हैं ऐसे किसी भी शख्स के ऊपर। तो ये बातें मैंने उनकी सुनी, बल्कि वो उन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे बताई हैं और भी। और साथ में उन्होंने मुझे ये कहा कि ये एक्चुअली दबाने की कोशिश है और ये दबाव हम पर गुज़िश्ता चंद दिनों से डाला जा रहा है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी ये बात की, कुछ लोगों ने की, लेकिन फिर भी आज़ान से कोई नहीं भागा। सब ये कह रहे हैं कि आज़ान देनी चाहिए। नूरुल्लाह कादरी साहब ने कहा जी बिल्कुल। आरिफ अलवी साहब ने अपना स्टेटमेंट जो है वो डिलीट कर दिया और उसके बाद जो है वो कुछ, मैंने आपको बताया था ना रात को, कई एजेंसियां जाग रही हैं, मौलवियों के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, फ़ोन बजाए जा रहे हैं कि दो कोई फतवा, कोई बात करो। तो छोटा मोटा वो भी काम हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से। अच्छा, मामला क्या है? जो लोग इसको लेकर चले ना, वो ये कहते हैं कि हम तो एक आम पाकिस्तानी के तौर पे हमने ये कोशिश की है, हम सारे पाकिस्तान को इकट्ठा करेंगे, हमने ब्लैकमेल नहीं होना। ये पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट का तरीका वारदात है कि ये अगर कोई चीज़ कंट्रोल में ना आ रही हो ना, तो उस चीज़ का कंट्रोल अपने करीबी लोगों को दे देते हैं। यानी कोशिश उनकी ये है कि ये जो कंट्रोल है ये आम आदमी के या सोशल मीडिया के हाथ से निकलकर पॉलिटिकल पार्टी के कंप्रोमाइज लोगों के हाथ में चला जाए। ये उनका मौक़िफ़ है जो उन्होंने मुझे बताया। बहरहाल नाम से क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो काम से पड़ता है और काम जो है वो बहुत बड़ा है। अजान देना, अल्लाह को पुकारना, ये तो किसी सूरत भी गलत नहीं है और इसको कोई गलत कह भी नहीं सकता। पाकिस्तान में जमहूरियत है और पाकिस्तानी जो है वो अजान देंगे। और नाम तब्दील भी करने के पीछे या करवाने के पीछे जो कहानी है मैंने आपको बता दी कि नाम तब्दील करेंगे, फिर मकसद तब्दील कर देंगे, वेन्यू तब्दील कर देंगे, टाइम तब्दील कर देंगे, वो चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो जाएंगी। वो कहते हैं नहीं, हम सारे अजान देंगे। और पाकिस्तानियों को अजान देनी चाहिए, पाकिस्तानियों को अजान देनी चाहिए। जुल्म के खिलाफ अल्लाह को पुकारना चाहिए। जुल्म है, जबर है, फस्तायत है जो पाकिस्तान में इस वक्त किया जा रहा है, उसके बाद अल्लाह ताला को पुकारना चाहिए। देखें आपके मुल्क के अंदर इंसाफ का निज़ाम तबाह हो गया, आप अदलिया से जाके इंसाफ नहीं ले सकते। इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम के बाद सारे रास्ते बंद हो गए, पार्लियामान जो है वो बेअमल होकर रह गई है। आपके तमाम इदारे जो है वो गिरवी रख दिए गए एक शख्सियत के आगे और मुल्क के अंदर एक मार्शल लॉ है। ऐसी सूरत में आप अल्लाह से मदद मांगेंगे ना, अल्लाह ताला आपको हिम्मत देगा, आपको इकट्ठा करेगा, तो फिर आप निजात हासिल कर लेंगे इस जालिम निज़ाम से। अब ये जालिम निज़ाम जो है ये पूरी कोशिश करेगा कि कुछ ना कुछ करके वो जितना हो सके वो सस्टेन करे और चीज़ों को मुतनाज़ बनाए।
अब मुतनाज़ बनाने की कोशिश है, अक्ल से पैदल लोग हैं ये, बहुत ही अजीबोगरीब लोग हैं। इन्होंने जिस चीज़ को नीचे लेकर जाना था उसको मजीद ऊपर लेकर चले गए। अब आप देखिएगा कि लोग कैसे अजानें देते हैं और कैसे सोशल मीडिया के ऊपर आपको वो दिखाई भी देती हैं। अब जिन लोगों को इस बात की फिक्र है कि उनका चेहरा नजर आ जाएगा तो उनको गिरफ्तार कर दिया जाएगा, तो अजान देने पे तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता। लेकिन अगर फिर भी फिक्र है तो अपने बैकग्राउंड से पीछे की तरफ से वीडियो बनाए और उस तरफ मुंह करके आप अजान दें किबला की तरफ, और अपने पीछे बंदा खड़ा करके वहां से वीडियो बना लें। जिन लोगों को इस बात का खतरा है वो ये भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि अजान देने पर कोई किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मुझे पता था कि अगर मैं शहीद अरशद शरीफ की फोटो लगाऊंगा, अपना लगाऊंगा या किसी और का लगाऊंगा, तो पंजाब हुकूमत जो है हमारे कैंप उखाड़ देगी, सब कुछ तबाह बर्बाद कर देगी। मैंने कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फोटो लगाया, अभी तक माशाल्लाह जबरदस्त काम चल रहा है, कुछ भी नहीं कर सके ये लोग। तो ये आप लोग तरीके से चलें, ये निज़ाम खुद अपनी मौत मर जाएगा और ये सिस्कियां ले रहा है। तो जनाब आप मिशन नूर कहें, हुक्म अज़ान कहें, कोई भी नाम लें, मकसद ये है कि अज़ान देनी है आपने। तो आज सारे पाकिस्तानियों को अज़ान देनी है और अज़ान दे के उसकी वीडियो जो है वो पब्लिक कर दें। नाज़रीन, जो लंदन पे कब्जे की लड़ाई है वो आज अभी 2-3 घंटों के बाद ये मामला शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 बजे की कॉल दी हुई थी बरतानिया टाइम के मुताबिक, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात कोई 8 बजे 9 बजे ये मामला होगा और 8, 9, 10 बजे के करीब होगा। मैं नेक्स्ट वीलॉग में आपको सारा बताऊंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब बरतानिया छोड़कर चले गए हैं, वो शायद यूरोप चले गए हैं, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये एक तरीकाकार है और शायद वो अपनी इस इवेंट में शमूलियत को खुफिया रखना चाहते हैं ताकि कोई रद्द-ए-अमल ना आए और एक सरप्राइज एंट्री उनकी हो जाए। अब इस किस्म की चीजें भी सुनने में आ रही है, लेकिन यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपना एहतजाज का ऐलान किया हुआ है, ये उनका आज बड़ा इम्तिहान है। इससे पहले उन्होंने बहुत बड़े बड़े एहतजाज किए हैं बरतानिया में, उन्होंने तगड़े एहतजाज किए हैं बरतानिया में, लेकिन आज वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमें अगले चंद घंटों में मिल जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि अवामी एक्शन कमेटी जो आज़ाद कश्मीर में है, उन्होंने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और वो चैलेंज है, असल में ये उन्होंने अब जो पकड़ा है ना वो बड़ी खौफनाक जगह से पकड़ दिया। इससे पहले उन्होंने अपने मुतालबात मनवाए जो अवामी नौयत के सतही मुतालबात थे कि हमारा जनाब आटा आप सस्ता करें, हमारी बिजली जो है वो हमें महंगी ना बेची जाए, हमारे हुकूक जो है वो हमें दिए जाएं, दीगर बहुत सारी चीज़ों पे वो अपनी मर्जी मनवा रहे थे और अपने मुतालबात पूरे करवा रहे थे। लेकिन फिर जब उन्होंने गौर किया तो उन्हें पता चला कि जो फसाद की जड़ है वो हमारी पार्लियामेंट के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा है। हमने अपनी पार्लियामेंट को एस्टेब्लिशमेंट के कब्जे से आज़ाद करवाना। लेकिन पाकिस्तान को ये बात सही तरह समझ नहीं आ रही, आज़ाद कश्मीर को ये बात समझ आ गई। पाकिस्तान की पार्लियामान के ऊपर भी एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वहां कंट्रोल करती है। इसी तरह जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है उसके ऊपर भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा है, वो वहां पे भी कंट्रोल करती है। तो वहां जो अवामी एक्शन कमेटी, उन्हें ये बात समझ आ गई, उन्होंने कहा जी कि एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा इसके ऊपर से खत्म करें। अब कब्जा खत्म करना है तो लाजमन कोई इकदाम करने पड़ेंगे। तो जब उन्होंने इसके ऊपर एनालिसिस किया तो उन्हें पता चला कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये पार्लियामेंट में कब्जा करते कैसे हैं, ये अपने बंदे लाकर पार्लियामेंट में बिठाते हैं। अब ये जो बंदे पार्लियामेंट में लाके बिठाते हैं उनकी तादाद हमेशा ज्यादा होती है अवामी मुंतखब नुमाइंदों से। लिहाजा होता यह है कि अवामी मुंतखब नुमाइंदे पीछे रह जाते हैं, अवाम की आवाज दब जाती है, और जो एस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए कठपुतली वहां पे अरकान बैठे होते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को चलाते हैं, और वहां कोई भी फैसला आज़ाद कश्मीर की आवाम की मंशा के मुताबिक नहीं हो पाता क्योंकि उनके मुंतखब नुमाइंदों के पास अक्सरियत नहीं होती। तो जब गौर किया गया तो पता चला कि ये तो देखे ना, आज़ाद कश्मीर से जो जीत कर आएगा इलेक्शन, वो आज़ाद कश्मीर का ही कोई बेटा होगा ना, वहीं पे रहने वाला होगा, लोगों को अकाउंटेबल होगा, लोग उसको पकड़ेंगे, पूछेंगे कि भाई बताओ कौन हो तुम्हें तुम वोट देकर भेजा है, तो हमने क्योंकि तुम्हें वोट दिया है तो हमारे वोट की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारे मुतालबात के मुताबिक तुमने इस आज़ाद कश्मीर को चलाना है। एक रियासत की हैसियत है उसके पास, रियासत आज़ाद कश्मीर। तो अब मामला पता क्या है, मामला यह है कि 12 सीटें ऐसी हैं उनकी असेंबली में जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन ही नहीं लड़ते, वो बाहर से आ जाते हैं। यानी वो मकबूजा कश्मीर के नाम के ऊपर वो वोटिंग होती है, वो लाहौर से, कराची से, गुजरांवाला से, सियालकोट से, वो इधर उधर से पूरे करके जो है ना वो 12 बंदे पहुंचा दिए जाते हैं आज़ाद कश्मीर की असेंबली में। ये जो 12 बंदे, ये 12 के 12 एस्टेब्लिशमेंट के होते हैं, क्योंकि ये तो इलेक्शन हो ही नहीं रहा, ये तो लगभग एक सिलेक्शन ही होती है। मैंने इसको कवर भी किया हुआ है। तो ये कुछ सीटें इधर है लाहौर में है, कुछ सियालकोट में है, गुजरांवाला, कोई इधर उधर, ये सीटें ऐसे बांटी हुई है इन्होंने।
तो ये तो इलेक्शन होता ही नहीं है, ये होती है सिलेक्शन। एजेंसियां पहले तय कर देती हैं जनाब ये बंदा हमने पहुंचाना है। अब अपने बंदे एजेंसियों ने पहुंचा दिए, 12 बंदे इनको मिल गए बाहर से, थोड़ा बहुत ये अंदर मारधाड़ करते हैं और अपनी मर्जी की हुकूमत बना लेते हैं। और फिर उसके जरिए से, उस कठपुतली हुकूमत के जरिए से, हुकूमत जब दिल करे गिरा दी, जब दिल करे नई बना ली, जब दिल किया अरकान को इधर कर दिया, कभी इधर कर दिया, तो वो भेड़ बकरियों की तरह उनके कंट्रोल में होते हैं। अब ये जो है ना, अवामी एक्शन कमेटी ने फैसला किया कि ये सिलसिला तो बंद करवाएं। उन्होंने ये मुतालबा कर दिया है कि आजाद कश्मीर में जो भी रुकन बनेगा असेंबली का, आजाद कश्मीर की असेंबली का जो भी रुकन होगा वो वही होगा जो यहां से इलेक्शन लड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप इलेक्शन कहीं और लड़वा दें और बंदा बाहर से लाके आप हमारी असेंबली के ऊपर बैठा दें। ये उन्होंने मुतालबा किया। अब पाकिस्तान इसका जवाब ये देगा कि यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट के जनाब ये तो फिर हमारा केस खराब हो जाएगा, मकबूजा कश्मीर वाला, हमने तो कश्मीर को आजाद करवाना है। तो वो ये इस तरह का अब एक दफा फिर आपके सामने बेवकूफ बनाने के लिए बयानियां रखेंगे। तो ठीक है, अगर आपने सीटों की तादाद कम नहीं करनी तो ये जो सीटें हैं ये भी आप वहीं से ले लें, मुतनासिब नुमाइंदगी करके आजाद कश्मीर से ही ले लें, या उन्हीं लोगों को दे दें जो लोग वहां से इलेक्शन जीतते हैं, या ये सिलसिला भी आजाद कश्मीर में ले जाए। ये जो बाहर से जाते हैं ना, टोटल 2 नंबरी और फ्रॉड है। कोई इलेक्शन नहीं होता। चंद शख्सियात हैं जिनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ, फौजियों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उन ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर वो वहां से टिकट ले लेते हैं किसी एक जमात का, इलेक्शन लड़ते हैं। वोटिंग शोटिंग तो क्या होनी है, वो उनका नाम नॉमिनेट हो जाता है, वो जाके वहां पे आजाद कश्मीर असेंबली में बैठ के एस्टेब्लिशमेंट की खिदमत शुरू कर देते हैं। ये सिलसिला अब खत्म करवाना चाहती है अवामी एक्शन कमेटी। 29 तारीख को उन्होंने भी एक बड़े एहतजाज का ऐलान किया हुआ है। तो ये ना, जिस तरह एक तरफ लोग कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब जो है वो बड़ी अक्लमंदी के साथ बहुत तेज चल रहे हैं, दूसरी तरफ उनके लिए मुश्किलात और चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा हैं। और ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन या इमरान खान की मुखालफत में अब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को हर तरफ से मुखालफत का सामना करना पड़ा। वजह यह है कि अवामी सपोर्ट जिन इश्यूज को नहीं मिलती थी, उन इश्यूज को भी भरपूर अवामी सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासतदान को मार रही है। तो वो जो अवामी सपोर्ट है वो हर उस इशू के साथ चली जाती है जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जा रहा होता है। ये एक हकीकत है। अब कोई इस पे आंखें बंद करना चाहता है तो कर ले, लेकिन रियलिटी यही है। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे के ऊपर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है उनका। जरा ये स्टेटमेंट आप देखिए। वो ये कहते हैं, मैं बहैसियत एक पुख्ता यकीन रखने वाला मुसलमान जो मुस्लिम इत्तेहाद और दुश्मनों के मुकाबले के लिए मुकम्मल तैयारी को जरूरी समझता है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन होने वाले दिफाई मुआहदे का खैर मकदम और उसकी हमायत करता हूं। ये बिल्कुल इसी हदायत के मुताबिक है जो कुरान करीम ने सूरह अनफाल में दी है। फिर सूरह अनफाल की आयत का उन्होंने तर्जमा बताया कि दुश्मन के मुकाबले में अपने घोड़े और जंगी ताकत तैयार रखनी है। ये मुआहदा एक अहम और तारीखी कदम है, लेकिन हतमी राय कायम करने से पहले चंद सवालात पर वजाहत जरूरी है। अब कुछ सवाल इन्होंने उठाए, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा, जी क्या यह मुआहदा वादे तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब को इसराइली जारहियत के मुकाबले के लिए पाबंद करता है या इसके दूसरे स्ट्रेटेजिक मकासद हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा, इस मुआहदे के तहत जारहियत की तारीफ क्या है? आप किसे जारहियत कहते हैं कि ये मामला जारहाना है और ये नहीं है? और क्या यह मुआहदा खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर मुस्लिम ममालिक के इन्हिसार को कम कर सकेगा या फिर ये सिर्फ मगरबी इत्तेहादों की तकमील का जरिया बनेगा? बहुत अहम सवाल। दूसरे मुस्लिम ममालिक इस मुआहदे को किस नजर से देखेंगे और इस पर किस तरह का रद्द-ए-अमल देंगे? ये ईरान और यमन की और बाकी ममालिक की बात है। क्या यह मुआहदा एक वसी मुस्लिम इत्तेहाद में तब्दील हो सकता है जो मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी का नक्शा बदल दे और इसराइली और मगरबी गलबे को कमजोर कर दे? सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं है। जब तक इन सवालात के जवाब वाज़ेह नहीं होते, मैं पाकिस्तान और सऊदी अरब की क़यादत की बसीरत पर एतमाद करता हूँ। दोनों ममालिक की अवाम और पूरे आलम इस्लाम ने इस इक़दाम से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं। ये तवक्कुआत हरगिज़ नाकाम नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पर फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में और ख़ित्ते में इसराइली ज़्यादतियों के ख़िलाफ़। मेरी दुआ है कि यह मुआहदा मुसलमानों में ज़्यादा इत्तेहाद और यकजहती का ज़रिया बने, ना कि इख्तलाफ और तफरके का। अब ये वही बात है जो कुछ लोग कहते हैं कि जो अहमद कुरैशी ने कही कि ईरान और दूसरे मुल्कों के खिलाफ ये जो इत्तेहाद है ये इसराइल के खिलाफ नहीं है। अहमद कुरैशी जो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उनका कहना है कि जी इसराइल के खिलाफ नहीं है, ये मुसलमान ममालिक हैं, ये मामला उस तरफ जाता है। तो ये बड़ी तशवीश की बात है। लेकिन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने बड़े ज़र्फ का सबूत भी दिया
और सवाल भी उठाया। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ी अजीबोगरीब हरकत की, बहुत ही खौफनाक। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बगैर किसी इबहाम के कहता हूं कि अफगानिस्तान दुश्मन मुल्क है, हमारी सरजमीन पर हमले हो, हमारे बच्चों का खून बहाया जाए, यहां मौजूद दहशतगर्द इनसे इमदाद ले, ये हमसायों वाली बात नहीं है। बगैर किसी इबहाम के कहता हूं कि अफगानिस्तान दुश्मन मुल्क है। ये डॉन न्यूज का स्क्रीनशॉट है और नादिर बलोच साहब ने इसको ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया, जहां से मैंने इस खबर को उठाया। अब अगर ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं तो ख्वाजा साहब ने बड़ी खौफनाक बात की है। एक बरादर इस्लामी मुल्क को दुश्मन डिक्लेयर करने का मतलब क्या है? पाकिस्तान की एक लंबी सरहद मिलती है, सबसे लंबी, अफगानिस्तान के साथ, और उस मुल्क को दुश्मन डिक्लेयर करने का मतलब भी पता है वजीर दिफा को। हम उसे बरादर इस्लामी मुल्क कहते हैं। अगर तो ये खबर ऐसी है जो डॉन ने लगाई है तो ये तो अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारने वाली बात है। मशरिक में आपका दुश्मन इंडिया है और दूसरी तरफ आपने अफगानिस्तान को अपना दुश्मन डिक्लेयर कर दिया है। ईरान के साथ आपके वैसे ही अच्छे ताल्लुकात नहीं है, सऊदी अरब के साथ आप मुआहदे में चले गए हैं। ख्वाजा साहब, आपने चारों तरफ अपने लिए दुश्मनियां पैदा कर दी हैं। अफगानी आपके बारे में क्या सोचते हैं? देखें, मेरी सबसे पहली हमदर्दी अगर दुनिया में किसी से हो सकती है तो वो पाकिस्तानियों से हो सकती है, मुसलमानों से और पाकिस्तानियों से हो सकती है। मेरा मजहब और मेरी कौमियत है, लेकिन कुछ चीजें सोचनी पड़ेगी ना कि अफगानों के साथ क्या हुआ। मैं कुछ डाटा आपके सामने रखता हूं कि जो जंग अफगानिस्तान के अंदर लड़ी गई है वो पाकिस्तान से उसके रास्ते खुले हैं। हमने यहां से जहादी तैयार कर करके पूरी दुनिया से लोगों को बुलाकर ट्रेनिंग दिलवा कर डॉलर कमाए हमारे जर्नैलों ने। आज उन जर्नैलों के बच्चों की शुगर मिले हैं, बहुत माल उन्होंने कमाया बेशुमार। तो मामला यह है कि हमने यहां पे बेशुमार पैसा बनाया और बच्चे किसके मरे? अफगानों के। हमने लड़ाई का पूरा एक रुख बना दिया अफगानिस्तान के अंदर और यहां से लोगों को ट्रेंड कर करके अफगानिस्तान में पहुंचाया। सोवियत वार, उसके बाद 9/11 के बाद एक नई जंग, और हमने हर जंग में अपना भरपूर किरदार ना सिर्फ अदा किया बल्कि बाहर से आने वालों को अड्डे फराहम किए कि जाके अफगानिस्तान में लड़ो और कत्लो गारतगिरी करो। अफगानिस्तान में जो लोग कत्ल हुए ना, हमारी तो हम 90,000 80,000 लाशों का जिक्र करते हैं कि दहशतगर्दी की जंग में हमारे 70,000 कहता है, कोई 90,000 कहता है, इतने लोग शहीद हो गए हैं, लेकिन 1 लाख से कम है। मुख्तलिफ जो रिपोर्टें हैं, आप सोशल मीडिया पे, आप इंटरनेट पे जाएं, गूगल करें, आपको पता चलेगा कि मुख्तलिफ जो आलमी रिपोर्टें वो ये बताती हैं कि 2 से 3 मिलियन यानी 30 लाख तक अफगानी उनका कत्लेआम हुआ है अफगानिस्तान में इन लड़ाइयों के नतीजे में। 30 लाख तक। और अभी जो कत्लेआम हुआ है गुज़िश्ता दहाइयों में, वो भी उसके अंदर आप शामिल कर दें तो बड़े पैमाने पर अफगानियों का कत्लेआम हुआ। लगभग 3 मिलियन उनके लोग माजूर और जख्मी हो गए। आप अफगानिस्तान जाए ना, मैं भी गया हूं, तो आपको बहुत सारे लोग जो बुजुर्ग हैं वो बहुत सारे लोग आपको माजूर नजर आते हैं। बेशुमार लोग जो हैं वो या व्हील चेयर पे हैं या उनके हाथ में बैसाखी है। वजह क्या है भाई? वहां बारूदी सुरंगें थी हर तरफ, इतने बम मारे, इतनी तबाही हुई है वहां पे कि बेशुमार लोग जो है माजूर हो गए। लगभग 30 लाख लोग माजूर हुए, जख्मी हुए, और 50 लाख लोग वहां से हिजरत करके चले गए अफगानिस्तान से, जबकि 20 लाख लोग मुल्क के अंदर हिजरत कर गए, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। ऐसी खौफनाक कत्लो गारतगिरी हुई ना अफगानिस्तान में, कोई सोच भी नहीं सकता, रूह कांप जाती है। कंटेनरों के अंदर बंद करके बंदों को गोलियां मारी गई हैं, बड़ा बड़ा जुल्म हुआ। और यही ख्वाजा आसिफ है, जब अमेरिका अफगानिस्तान से शिकस्त खाकर निकल रहा था तो इसी ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट करके कहा था कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। उस वक्त वो सूट करता था तो उधर चल पड़े, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में ये चल रहा था कि जनाब तालिबान के साथ अपनी यारी दोस्ती रखनी है, और उनके दिमाग में ये चल रहा था कि हमने तालिबान को पाकिस्तान भी वापस लेकर आना है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जूता वो वाला पकड़ा हुआ था, उत्थे पॉलिश चल रही थी कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। और अब वही ख्वाजा आसिफ कहते हैं जी अफगानिस्तान जो है वो ये इस खबर के मुताबिक कि बगैर किसी इबाम के कहता हूं कि अफगानिस्तान दुश्मन मुल्क। कोई दोस्त रहने देना अपने पाकिस्तान का इस खित्ते में या अपने आसपास। बांग्लादेश आपको कहता है माफी मांगो, इंडिया का आपके साथ फड्डा है, ईरान के साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं है, अब अफगानिस्तान के साथ भी आप अपना काम खराब करके बाकायदा डिक्लेयर कर रहे हैं कि दुश्मन है। ये इंतहाई अफसोसनाक और घटिया रवैया है और इसको तब्दील होना चाहिए। नाज़रीन, सुहेल बड़ाई साहब ने कहा कि आर्मी चीफ में आजिज़ी भी है, अज़म भी है और अकल भी है। आजिज़ी इतनी है कि पाकिस्तान में आपको नजर आ रही है जो कुछ हो रहा है, और अज़म इतना है कि आप देखें एक दफा और एक्सटेंशन के लिए कोशिश हो रही है। और अकल कितनी है? आप मईशत को देख लें, दहशतगर्दी को देख लें, पाकिस्तान के हालात को देख लें, और कुछ ना देखें, पाकिस्तान की मौजूदा फार्म 47 की हुकूमत को देख लें या इन वज़रा को देख लें, इनकी शक्लें देख लें, तो आपको अकल का भी पता चल जाएगा। बहरहाल मैं कुछ कहूंगा तो बात कहीं से कहीं निकल जाएगी और कई मिनट और मैं ले लूंगा। वीलॉग का वक्त खत्म हो गया अनफॉर्चुनेटली। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।